अच्छा। रंजीत जी खाना पका रहे हो, खुशबू यहाँ पे आ रही है यहाँ तक। हो, आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। सॉरी, मैं म्यूट कर देती हूँ। आवाज आ रही होगी ना। नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं चलिए नहीं, तो पास वायु। पास हो जाएंगी तो फिर सबको इनवाइट करती हूँ डिनर के लिए। ओके। रिकॉर्ड हो गया ये? श्योर ओ, श्योर श्योर। तो वायु तत्व स्टार्ट करते हैं आज। तो शुरू में इंट्रोडक्शन में वही सब कुछ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि वायु तत्व मतलब सिर्फ हवा नहीं है। एनीथिंग जिसमें फोर्स है, एनीथिंग जो गैस की फॉर्म में है, और जिस भी चीज में फोर्स है, ठीक है ना। और वायु तत्व की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चलत, यानी कि मोबिलिटी। वायु चलती है, एक फोर्स के साथ चलती है, ठीक है। तो कोई पूछे वायु तत्व की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चलत यानी कि मोबिलिटी। तो और वायु तत्व हमारी बॉडी में जैसे कि गैस को भी रिप्रेजेंट करता है, वायु तत्व फोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और मूवमेंट। वायु तत्व की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मूवमेंट, ठीक है, चलत्व। तो जो भी चीज मूविंग है वो वायु तत्व कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि धरती सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, या फिर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, वायु का मूवमेंट हो रहा है इन एंड आउट, तो दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय वायु तत्व। हमारे दिमाग में थॉट्स का फ्लो हो रहा है, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल्सो वायु तत्व। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इतना ही कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। देन रेफरेंस ऑफ वायु तत्व इन एंशियंट कल्चर्स, ठीक है। तो इसमें से ज्यादा पढ़ने जैसा नहीं है। क्या कहा? बंद कर दो। कि रेफरेंसेस ऑफ वायु तत्व एलिमेंट इन एंशियंट कल्चर्स। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही कि जैसे कि हम वायु बोलते हैं, ग्रीस में भी मतलब, और भी जैसे हमने पढ़ा ना पहले वाले चैप्टर में, जो इसका फर्स्ट चैप्टर था, कि हर उसमें फोर एलिमेंट्स तो रिकॉग्नाइज थे ही। तो एयर को वो लोग वायु तत्व बोलते हैं, ग्रीस में भी है ना, और भी जो भी है। और फिफ्थ एलिमेंट हम आकाश तत्व को मानते हैं, यानी कि स्पेस। तो वहां पे वो लोग बोलते हैं उसको ईथर, यानी कि वॉइड। तो एक ही बात है। बंद कर दो। अच्छा, तो कहीं पे भी जो भी इन्होंने ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने जैसा नहीं है, तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो चाइनीज में जो फाइव एलिमेंट्स हैं उसमें वायु तत्व नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। बट वायु तत्व में एक काय या फिर चाय करके एक नाम है, CHI या काय करके, वो उसका कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन वायु तत्व के जैसा है, ठीक है। बट नो नीड टू उसमें ज्यादा ज्यादा याद करने का कोई जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो, वायु तत्व की मेन कैरेक्टरिस्टिक है मोबिलिटी, यानी कि चलन, और एनीथिंग मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अब रेफरेंस अबाउट इसमें लिखा है कि बाकी सभी जो भी फिलोसफीज हैं जो दूसरे कंट्रीज की हैं, वहां पे शुरू के जो अपने पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, उसके थेराप्यूटिक चीजें बताई भी हैं, वैल्यूज। वायु तत्व की को एज अ एलिमेंट उन्होंने माना है फाइव एलिमेंट्स में, बट उसकी थेराप्यूटिक वैल्यूज जो है वो किसी और कल्चर में नहीं मेंशन्ड है, बट इंडियन कल्चर में मेंशन्ड है। अभी वायु तत्व का इंडियन कल्चर में क्या है, पहले उन्होंने दूसरे कल्चर्स का बताया कि हम पता है कि वायु पुत्र, हम वायु को भी एक भगवान मानते हैं, और पवन पुत्र जो हनुमान जी हैं उनकी तो हम इतना पूजा करते हैं, ठीक है। एक पूरा वायु पुराण है, ठीक है। तो और हमारे कल्चर्स में प्राण,
वो बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। और प्राण भी एक तरीके से वायु तत्व का ही पार्ट है। जो हम प्राण हैं हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्राण है, कि प्राण चला गया मतलब वायु तत्व के इक्विवेलेंट है वो प्राण। तो इसमें बहुत सारे ये श्लोक वगैरह दिए हुए हैं। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ने जैसा है। यहाँ पे वसुधा, कृष्ण। हाँ हाँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ गुड बोलिए। इवनिंग। ये फर्स्ट पैराग्राफ में से कुछ है क्या इम्पोर्टेंट, फर्स्ट या सेकंड? एक्चुअली मैंने नहीं नहीं, मिस कर। नहीं ना, तो बस कैसे इंट्रोडक्शन। इम्पोर्टेंट? वो उसमें कुछ भी याद करने जैसा, पढ़ने जैसा नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बताया अभी तक काम के मतलब का जो भी था, कि वायु तत्व का मेन करेक्टरिस्टिक है चलत्व, यानी कि मोबिलिटी। ठीक है। तो एनीथिंग जो मूवमेंट कर रही है वो वायु तत्व के बराबर है बस। अभी ये शुरू के 3 पेजेस में इतना ही है। और वायु तत्व हमारे इंडियन माइथोलॉजी में बताया हुआ है कि भाई वायु देवता को हम पूजते हैं। और वायु पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी तो हमारे बहुत पूजनीय मतलब देवता हैं। और वायु पुराण पूरा एक हमारी इंडियन माइथोलॉजी में वायु पे एक पूरा पुराण है। और हम प्राण, जो प्राण भी एक वायु तत्व का ही एक एग्जाम्पल है। तो प्राण को तो हम बहुत ज्यादा मानते हैं, कि जो प्राण है वो ही दुनिया में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, यूनिवर्स में सब कुछ प्राण के कंट्रोल में। तो पूरा यूनिवर्स में प्राण वायु बह रही है। और जो हम सांस ले रहे हैं वो भी एक तरीके से वायु तत्व है। और जैसे हम बोलते हैं कि प्राण वायु, वो पूरी जो अभी वो उसमें पढ़ेंगे हम लोग ना पंचकोश में, कॉन्सेप्ट में, कि चक्रा का कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही है ना। कि एक होती है हमारी फिजिकल बॉडी, बट हमारी जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, और जो 7 चक्र हैं मेन इंपॉर्टेंट, वो किसी ने देखे तो नहीं है, साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं है। बट हमारे पुराणों में मेंशन है कि हमारी बॉडी में जो प्राण शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो 72,000 चैनल्स के थ्रू फ्लो हो रही है। और जहां जहां वो मिलती है वहां पे चक्र होते हैं। तो हमारे कल्चर्स में प्राण को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। ठीक है। तो ये जो प्राण है, जो हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी में जो 5 प्रकार की अभी हम जो वायु पढ़ेंगे, जो हमारी सब चीज को, हमारी पूरी बॉडी में हर एक टाइप के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रही है। तो दैट इज ऑल ड्यू टू प्राण वायु। और ना सिर्फ बॉडी का फंक्शन, हमारी जो मेंटल एनर्जी है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय प्राण। तो यहाँ पे इन्होंने ईड़ा पिंगड़ा नाली नाड़ी के बारे में बताया हुआ है। तो वो भी अगेन, क्योंकि प्राण वायु बैलेंस होती है, मतलब ईड़ा पिंगड़ा ना, ईड़ा जो और पिंगला नाड़ी से प्राण वायु को बैलेंस करना होता है। तो ये भी अगेन 2 इंपॉर्टेंट नाड़ीज हैं। तो ये सब इन्होंने हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर में, उसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। ज्यादा इसमें याद करने जैसा नहीं, जस्ट मतलब इंटरेस्टिंग है, जस्ट पढ़ के। अभी एप्लीकेशन ऑफ वायु तत्व इन अवर लाइफ, हमने जैसे अग्नि तत्व के एप्लीकेशंस पढ़े। एक सेकंड। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट वायु तत्व का एप्लीकेशन हम कहाँ यूज करते हैं? प्राणायाम में। ठीक है। तो प्राणायाम में हम प्राण को, जो हमारी प्राण वायु है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं प्राणायाम के थ्रू। ठीक है ना। तो प्राणायाम का इंपॉर्टेंस ही यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में, एप्लीकेशन ऑफ वायु तत्व इन प्राण इन अवर लाइफ, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में प्राणायाम का ही इंपॉर्टेंस बताया हुआ है। कि जैसे मन से सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं, सांसों से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जो ब्रीदिंग है, नॉर्मली वो क्या है, ऑटोनॉमिक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड हो रहा है। हमारा वॉलेंट्री नहीं है ब्रीदिंग। बट प्राणायाम में हम उसे वॉलेंटरली कंट्रोल कर रहे हैं। नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है, ऑटोनॉमिक हो रहा है। बट जब हम प्राणायाम करते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल लेके हम उसे वॉलेंट्री, अपना पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उसका कंट्रोल दे देते हैं प्राणवायु का, एट द टाइम ऑफ प्राणायाम, यानी कि हमारा जो वॉलेंट्री सिस्टम है। तो यहाँ पे उतना ही बताया हुआ है। अब
मेन आता है कि हम जो प्राण, जो हमारे सांसों के थ्रू प्राण शक्ति जो है हमारे अंदर जा रही है, तो वो जहां जहां बॉडी के जिस जिस पार्ट में ऑपरेट कर रही है उसके हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो यहाँ से वो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट शुरू होता है, जो सेकंड पैराग्राफ है कि we'll study now how it moves within the physical body and affects different organs and systems and named it according to its area or region of application operation. Accordingly, there are 5 main prans or पंच प्राण। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि प्राण इज ओनली वन, वो प्राण शक्ति एक ही है। वो जिस एरिया में ऑपरेट कर रही है और जो काम कर रही है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग शक्ति है, एक ही प्राण शक्ति है। पेज नंबर, पेज नंबर ये मेरी बुक का 74 का लास्ट पैराग्राफ, 75। अभी 75 पे आ गए। ठीक है, 75। हाँ। तो ये जो 5 प्राण हैं इनको 5 वायु बोला है। ठीक है। अच्छा, अब इस प्राण को खाली हम जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, खाली वो प्राण नहीं है। ठीक है, जो हमारी नाड़ियों के थ्रू जो ऊर्जा पूरे में बह रही है दैट इज प्राण। ठीक है, नॉट जस्ट ऑक्सीजन। तो अच्छा, प्राण जो पंच प्राण है उसमें से एक का नाम भी प्राणवायु है। ठीक है, तो टोटल जो पांचों हैं उनको एक डिफरेंट, अलग अलग करने के लिए जो मेन है, जो प्राण शक्ति हमारे अंदर बह रही है उसको बोला है प्राण शक्ति। ठीक है, और उसके जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको बोला है वायु। ऐसे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, जस्ट टू इसको अलग रखने के लिए कि जो मेन प्राण है, जो प्राण शक्ति पूरे में बह रही है दैट इज कॉल्ड प्राण शक्ति। और उसके जो क्लासिफिकेशंस है, क्लासिफिकेशंस मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करे उसके बेसिस पे। ठीक है, तो प्राण को हम वायु भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, बट नॉट जस्ट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो वाइटल फोर्स है जिससे हमारी पूरी जीवन चल रही है, कहते हैं ना कि प्राण निकल गए उसके शरीर के, तो ऐसे नहीं कहते कि ऑक्सीजन निकल गई उसके शरीर से। प्राण इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय द मॉडर्न साइंस। तो एक तरीके से ऑब्वियसली मर जाता है व्यक्ति तो सांस बंद हो जाती है, बट प्राण निकलना इज समथिंग मोर सटल, उससे भी ऊपर समथिंग है ना? तो अभी हम 5 प्रकार की प्राणवायु जो है पढ़ेंगे। तो उसमें से सबसे मेन, सबसे पहले आती है प्राणवायु। ठीक है, दैट इज द इनवर्ड मूविंग एनर्जी। कि प्राण इज द फोर्स बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो जो हम सांस ली अंदर, तो वो लंग्स के अंदर गई, ऐसे समझ लो। और इनवर्ड एंड अपवर्ड, तो उसको बोलते हैं प्राणवायु। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने का, कौन सी कहाँ का काम करती है, मेन मेन याद करो। जस्ट हमने नॉर्मल ब्रीदिंग किया, इनवर्ड आई प्राण शक्ति, एंड इट्स मूविंग अपवर्ड। इनवर्ड एंड अपवर्ड मतलब लंग्स से लेके ऊपर तक पार्ट में जो ऑपरेट कर रही है दैट इज प्राणवायु। अब इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, इट रिलेट्स टू वाटर विद इन द सटल बॉडी, ये सब कुछ कुछ नहीं। आप बस ये याद रखो कि जो इनवर्ड एंड अपवर्ड आ रही है, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं और हार्ट और लंग्स से ऊपर तक के पार्ट में जो ऑपरेट कर रही है दैट इज प्राणवायु। तो अभी हार्ट, हेड और लंग, ये मेन रीजन ऑफ ऑपरेशन है प्राणवायु। ठीक है, मतलब यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक इतना हाफ पार्ट में जो वर्क कर रही है। तो ये कौन कौन से चीजों को कंट्रोल करेगी? अब जो भी हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसका फंक्शन है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, और क्योंकि ऊपर जा रही है तो हमारे माइंड को भी कंट्रोल कर रही है प्राणवायु। तो इसको कंट्रोल करने की प्रैक्टिसेस क्या होंगी कि प्राणवायु को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी हम प्राणायाम करते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, वो सब प्राणवायु को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, सूर्य भेदन, चंद्रबस, मतलब सारे प्राणायाम उसमें आ गए जो मन को कंट्रोल कर रहे हैं और
जो ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। देन आती है अपान वायु। अपान वायु में लिखा है आउटवर्ड मूविंग एनर्जी, आउटवर्ड एंड उसमें एक और वर्ड लिख लीजिए, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। वो थी इनवर्ड एंड अपवर्ड, दिस इज आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये हमने कल भी उस चैप्टर में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो प्राण वायु यहाँ से ऊपर तक वर्क कर रही है, और अपान वायु हमारे नीचे की तरफ एनस वाला जो पार्ट है उधर ऑपरेट कर रही है, या मतलब ऐसे समझ लीजिए हमारे पेल्विक रीजन से नीचे की तरफ। तो बिलो द नेवल, ठीक है, नेवल से नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इट वो क्या ऑपरेट रेगुलेट करती है हमारी रिप्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन। नीचे वाले पार्ट में हमारे पेल्विक रीजन में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है मेन, ब्लैडर से एलिमिनेट करते हैं हम यूरिन, स्टूल पास करते हैं, देन उधर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो वो रिप्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन को कंट्रोल करती है अपान। अपान वायु। तो अपान मतलब हमारी बॉडी से टॉक्सिन मटेरियल्स को निकाल। पान, अपान मतलब पान मतलब प्राण। याद करिए, हम्म। ऊपर पान नीचे अपान। मेरे को ना एक क्वेश्चन था, पूछू। एक्चुअली हाँ वो जो हमारा रहता है ना मूलधार, फिर ऐसा सब रहता है ना लाइन से। मूलधार का जैसे नीचे का एरिया हो गया एनस, फिर बाद में उसके ऊपर वाला कौन सा धार रहता है? स्वादिष्ठान ना। मूलधार चक्र, चक्रास रहता है ना मूलधार, उसके बाद नेक्स्ट वो रहता है जेनिटल टू नेवल। फिर उसके बाद वो बताता है कि नेवल है ना थर्ड वाला चक्र। तो वो कंफ्यूज हो रहा है, जो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट है। लास्ट समझ में आ गया, मूलधार चक्र। फिर क्या आता है? स्वादिष्ठान, नहीं, हाँ है हाँ, ना? मतलब हाँ। स्वादिष्ट। फिर उसके बाद में जो नेवल रीजन है वो मणिपुर है ना। तो वो कौन सा एरिया, मतलब वो कंफ्यूज होता है, नीचे एनएस हो गया, फिर वो जेनिटल टू नेवल, वो नहीं समझ में आया, वो कौन सा एरिया आ जाएगा? देखो पेल्विक रीजन से नीचे की तरफ वो हो गया। सेकेंड एक्चुअली लास्ट अपान वाला। हाँ हाँ। चक्र कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अपान वायु नेवल से लेके नीचे तक ऑपरेट कर रही है। तो अपान वायु स्वादिष्टान और मूलाधार दोनों चक्रास में ऑपरेट कर रही है, ओके। ठीक है। ठीक है। तो और ठीक है। ठीक ठीक है, चक्र और वायु को कंफ्यूज मत करना आपस में। तो है, मीन्स अपान वायु आपस में नहीं है ये दोनों, ये ऐसा नहीं है। आपस वो में, अलग है, ये अलग। वायु तो पांच ही है, चक्रा सात है। तो चक्रा पूरी बॉडी में हाँ, ज्यादा है, और वायु मतलब वायु पांच है, ये है वायु का पांच है। तो वायु जो अपान वायु है वो नेवल रीजन से नीचे ऑपरेट करी। तो नेवल रीजन से नीचे दो चक्र हैं अपने, स्वादिष्टान और अपना मूलाधार। हाँ, मूलधार। अपान वायु दोनों को ही कंट्रोल कर रही है। तो ठीक है, ओके। स्वादिष्टान चक्र जो है वो मेनली हमारा उसके लिए है, जेनिटल रिप्रोडक्टिव। टू नेवल। ओके, हाँ, रिप्रोडक्टिव एरिया। कि वहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहां पे भी एलिमिनेशन, जैसे ब्लैडर है वहां पे स्वादिष्टान चक्र में। एंड देन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्वादिष्टान चक्र में है, ठीक है। और मूलाधार फिर चक्र में नेवल में क्या आएगा? फिर नेवल में क्या आएगा? थर्ड वाला। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर जहाँ पे उसके, ओके, बट वो नेवल वाला थर्ड है। हाँ। ओके। ठीक है ना। तो नेवल में हमारा देखो स्वादिष्टान चक्र में लार्ज इंटेस्टाइन वो आ रहा है, वहां पे आपका एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन शुरू हो जाता है। नेवल चक्र में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। तो मणिपुर चक्र मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो जो चर्निंग हो रही है बॉडी में, स्टमक में, कंट्रोल कर रहा है। ओके ओके, हाँ समझ गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अपान वायु नेवल से नीचे ऑपरेट कर रही है, ठीक है। डाइजेशन को भी नहीं, स्टमक और उसको नहीं कंट्रोल कर रही है। स्टमक का जो डाइजेशन वाला प्रोसेस है, चर्निंग वाला, उसके लिए समान वायु है, वो दूसरी अब पढ़ेंगे। तो अपान वायु नेवल से नीचे, यानी कि हमारा एलिमिनेशन और रिप्रोडक्शन। आप ऐसे समझ लो, अगर चक्र से कोरिलेट करना है तो वो स्वादिष्टान और मूलाधार चक्र उधर आते हैं अपान वायु के क्षेत्र में, ठीक है। तो अपान वायु हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स, गैस वगैरह निकालने के लिए है। तो यहाँ पे लिखा है अपान वायु इज नॉट टू बी मिस्टेकन एज फ्लैटुलेंस, दो इट मतलब हमारा फ्लैटुलेंस यानी कि गैस को वो रेगुलेट करती है, बट उसको गैस मत मानो, ठीक है ना।
उसको रेगुलेट करती है। अभी तो बॉडी में प्राण और अपान, प्राण जो है नीचे ऊपर की तरफ वर्क कर रही है, और अपान जो है वो नीचे की तरफ वर्क कर रही है। तो दोनों बिल्कुल उल्टी दिशा में बह रही हैं दोनों वायु। ठीक है। तो हमारी बॉडी में प्राण और अपान का बैलेंस होना बहुत जरूरी है फॉर हेल्दी बॉडी एंड माइंड। ठीक है। क्योंकि दोनों, कहते हैं वायु जो है, वो जो प्राण है हमारे उसमें बहुत ही, जैसे चक्रा में भी कहते हैं ना कि क्यों ब्लॉकेजेस हो जाती है नाड़ियों में, नॉट आर्टरीज की ब्लॉकेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नाड़ियों की ब्लॉकेज की, कि अलग अलग वायु अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ऊपर एक नीचे एक। तो चक्र कहाँ होते हैं, जहाँ पे वायुस जो है, दो नाड़ियां आपस में मिक्स वहां कर रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। ठीक है। जहां पे भी दो या दो से अधिक नाड़ियां क्रॉस होती हैं उसको बोलते हैं चक्र। और ये सात चक्र क्या है, जहाँ पे बहुत सारी नाड़ियां क्रॉस हो रही हैं। मतलब एक होता है दोराहा, तिराहा चक्र, ये सात जो इंपॉर्टेंट चक्र हैं, ये ऐसे समझ लो चौराहा हो गया, बहुत सारे रास्ते मिल रहे हैं उनपे। तो एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है। तो ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक नाड़ी से वायु इधर जा रही है, एक नाड़ी से वायु इधर जा रही है, तो वहां पे एक वर्लपूल सा बनता है चक्र में। तो इसलिए ये सात चक्र इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही प्राण वायु ऊपर मूव करिए, अपान वायु नीचे मूव करिए, तो इसलिए उनको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो अपान वायु के लिए, अभी जैसे प्राण वायु के लिए हमने पढ़ा, जो भी प्रैक्टिसेस प्राणायाम और ब्रीदिंग सिस्टम अच्छा करती हैं। जो हमारा प्राण वायु हमारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है और मन को शांत रखती है। ठीक है। तो उसके लिए जो भी प्रैक्टिसेस स्ट्रेंथन करने के लिए है, वो ब्रीदिंग को अच्छी करने के लिए, और प्राणायाम सारे उसमें आ जाएंगे। देन अपान वायु के लिए आप सोचो, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एलिमिनेशन के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं नौली है, अग्निसार है, अश्विनी मुद्रा और मूल बंद बंद, ये सभी प्रैक्टिसेस एलिमिनेशन के लिए अच्छी होती है ना। तो वो सारी प्रैक्टिसेस अपान वायु में आ जाएंगी। जो हम कहते हैं कि ना, ये सब करने से अच्छा आपका जो है स्टमक अच्छे से, मतलब सॉरी, अच्छे से क्लीन हो जाएगा बाउल में, वो सारी अपान वायु में आएगी। देन आती है व्यान वायु। तो व्यान क्या है, सर्कुलेटिंग एनर्जी। ठीक है। तो हार्ट से मूव करके वो पूरे में सर्कुलेट कर रही है। तो जैसे इसे ऐसे कोरिलेट कर लो कि हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो वो हार्ट से वो आउटवर्ड की तरफ मूव कर रही है, हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रही है, ऊपर भी नीचे भी। तो एंटायर बॉडी में। तो इट्स वर्किंग आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब हार्ट एक तरीके से सेंटर हो गया, हार्ट से बाहर की तरफ वो वॉक कर रही है। तो ये मेन किसको कंट्रोल करती है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कार्डियक, कार्डियक सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। और प्राण वायु भी थोड़ा सा मन को कंट्रोल करती है, बट मेन व्यान वायु नर्वस सिस्टम के लिए अगर आएगा तो व्यान वायु इज मोर इम्पोर्टेंट। प्राण वायु सिर्फ मन को शांत करती है। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करती है व्यान वायु। ठीक है। अभी व्यान वायु को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना है, कुंभक। तो यहाँ पे हर एक के लिए उन्होंने दिया हुआ है। तो व्यान वायु के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए कुंभक है। ठीक है। तो कुंभक प्राणायाम, हम नॉर्मली प्राण वायु में सारे प्राणायाम पढ़े कि वो स्ट्रेंथन करते हैं, बट इन जनरल प्राणायाम में कुंभक लगाने से व्यान वायु स्ट्रेंथन। अच्छा, कुंभक का कॉन्सेप्ट पता है कि कुंभक क्या करता है? हाँ, रोकता है ना सांस को, हम्म। कुंभक लगाते हैं ना, तो उससे ब्रीथ होता को क्या है? रोकता है। हम्म। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और जो ब्लड का कंजेशन होता है हाँ। वो उसको ठीक करता है, अगर कहीं पे कंजेस्टेड ब्लड है तो। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब जैसे हमने बताया ना कि एक तो हो गया आर्टरीज का ब्लॉकेज। ठीक है। वो अलग, डिफरेंट टॉपिक। एक होता है हमने नाड़ियों में प्राणवायु बह रही है, नाड़ियों में ब्लॉकेज है। तो कहीं पे भी ब्लॉकेज है प्राण शक्ति में, तो वहां पे डिसीज होगी। डिसीज मतलब या तो फिर कुछ तो डिस्कम्फर्ट होगा। तो कुंभक का काम क्या होता है कि जैसे हम वो लगाते हैं सिंक में, जब क्लॉग हो जाता है तो हम वो सक्शन पंप आता है ना, उसे ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं, एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है, जब उसे सक्शन पंप को झटके से हम रिलीज करते हैं तो सारा सिंक का जो ड्रेनेज पाइप है वो क्लीन हो जाता है। तो कुंभक का भी काम एग्जैक्टली वैसा ही है। तो जब हम कुंभक लगाते हैं
ठीक है। तो जहां पे भी एक तरीके से पूरी बॉडी में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जिस जगह भी मतलब कुंभक लगाओगे तो वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जब हम कुंभक छोड़ते हैं तो झटके से वैक्यूम छूटता है। तो जहां पे भी ब्लॉकेज होती है वो झटके से वो जो क्लॉट है, जो ब्लॉकेज है नाड़ी में, वो निकल जाती है। तो कुंभक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुंभक से क्या होता है, जब हम व्हेन वी रिटेन द ब्रेथ वी विदहोल्ड एनर्जी, हम एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। और जब हम उसे छोड़ते हैं तो एज अ रिजल्ट तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। और जब हम उसे रिलीज करते हैं कुंभक को, तो प्रेशर रिलीज होके सारी ब्लॉकेजेस निकाल देता है। देन आती है उड़ान वायु, ठीक है। तो उड़ान वायु गले से लेके ऊपर तक की तरफ काम करती है। जो प्राण वायु थी वो लंग्स से लेके हेड की तरफ काम कर रही है। बट उड़ान उड़ान वायु जो है वो स्पेशली गले वाले रीजन में ऑपरेट करती है, गले से लेके ऊपर की तरफ। तो उड़ान मतलब उड़ना से मतलब उड़ने वाली, ठीक है, उड़ाने वाली। तो उससे ही उड़ान वर्ड आया है। तो एक तो ये गले में ऑपरेट कर रही है, तो ये सारे थ्रोट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कि बोलते हैं कि अपनी आवाज, जो लोग अपनी बात नहीं रख पाते उनकी उड़ान वायु स्ट्रेंथन नहीं है। तो अपनी बात रखना सीखने के लिए उड़ान वायु को स्ट्रेंथन करना। अच्छा, और कहते हैं कि जब शरीर से जब डेथ होती है तो जो प्राण निकलते हैं वो मेनली उड़ान वायु मतलब निकलती है। मतलब मोक्ष की उड़ान वायु मतलब उड़ना। तो उड़ना मतलब वो मोक्ष मिलना या मुक्ति मिलना, उसको भी रिप्रेजेंट करती है वो, कि हमारे शरीर से प्राण निकल गए। तो उड़ान, तो मोस्टली वो जो निकलती है वो ब्रेन से निकलती है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी हमारे यहाँ पे कंठ वाले जो प्राणायाम है ना, जहाँ पे हम आवाज निकालते हैं, जैसे कि उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। यहाँ पे हम उज्जयी में हम विजलिंग साउंड करते हैं, और भ्रामरी में भी साउंड निकालते हैं। तो साउंड वाले प्राणायाम जो है वो उड़ान वायु को स्ट्रेंथन करते हैं। तो अभी ये भी पढ़ा होगा कि कहते हैं कि जो लोग की डेथ नॉर्मल होती है उनके प्राण जो है मूलाधार चक्र से निकलते हैं। और जिनकी डेथ मतलब जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड सोल होते हैं उनकी डेथ जो है ब्रेन से प्राण निकलते हैं, यहाँ से सर से प्राण निकलते हैं। तो उड़ान वायु एक्चुअली यहाँ से निकलती है तो अच्छे तो मोक्ष होता है। यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मरंध्र चक्र, यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र चक्र होता है। तो वहां से जब उड़ान वायु के थ्रू प्राण निकलते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अच्छा, तो उड़ान वायु स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, कि जिसकी उड़ान वायु स्ट्रेंथेंड है वो स्पिरिचुअली भी एनलाइटेंड होते हैं, और वो लोग अपने जीवन में सक्सेस भी बहुत पाते हैं, ठीक है। तो हमेशा वो वर्डली उसमें भी सक्सेस मिलती है उनको, और स्पिरिचुअली भी वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो जैसे कि वो पढ़ा इसमें लिखा है कि जैसे अष्ट सिद्धि जो होती हैं, तो जिसकी उड़ान वायु स्ट्रेंथन होती है उसको अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। देन आता है अ, समान वायु, पांचवी वायु है समान वायु। तो हमने एक तो पढ़ी प्राण वायु, प्राण वायु ऊपर की तरफ, अपान वायु नीचे की तरफ, व्यान वायु हार्ट से पूरा ब्लड का सर्कुलेशन समझ लीजिए, और उड़ान वायु यानी कि थ्रोट से लेके सर की तरफ। देन आती है समान वायु जो हमारे नेवल रीजन पे ऑपरेट करती है, तो हमारा डाइजेशन को मेनली कंट्रोल करती है, ठीक है। तो समान वायु क्या है, जो प्राण वायु है ऊपर जा रही है, और अपान वायु नीचे जा रही है। तो समान वायु बीच में दो, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, और तो समान वायु बीच में वर्लपूल की तरह एक्ट कर रही है। वहां पे दोनों वायुस मिल रही हैं, प्राण और अपान समान वायु वाले क्षेत्र में। तो वहां पे एक वर्लपूल क्रिएट होता है, और वो चर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, कि हमारे स्टमक में जो चर्निंग प्रोसेस होता है तो समान वायु की वजह से होता है। तो समान वायु हमारे डाइजेशन को मतलब डाइजेशन अच्छा होने के लिए समान वायु का बैलेंस होना
बहुत जरूरी है। तो अगेन डाइजेशन स्ट्रॉन्ग के लिए जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो समान वायु को स्ट्रेंथन करने के लिए आएंगी, जैसे कि अगेन अग्निसार और नौली क्रिया, ये मेनली डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की वायु थी, दे आर मेन 5 वायु। इसके अलावा उप प्राण, 5 उप प्राण भी हैं। तो ये 5 मेन मेन प्राण वायु और 5 उप प्राण मिला के 10 वायु, ठीक है ना, पंच प्राण और 10 वायु ऐसे बोलते हैं। तो ये उप प्राण के नाम है नागा, कूर्मा, देवदत्त, कृकाल और धनंजय। ठीक है, तो 5 प्राण और 5 उप प्राण मिला के 10 वायु बनती है। तो इनके भी अलग अलग फंक्शंस है नागा वायु के। तो नाग वायु कहाँ काम करती है? जो भी बर्पिंग होती है, हिकअप्स आते हैं, हिचकी आती है, तो उसके लिए नाग वायु। या फिर वॉमिट रिफ्लक्स आ रहा है, तो ये याद करने जैसा ही है कि नाग वायु कहाँ काम करेगी। तो जो भी ऐसे गले में होती है ना, खराश हो रही है, बर्प आ रहा है, खिचकी आ रही है, वॉमिट रिफ्लक्स आ रहा है, वो सब नाग वायु कंट्रोल करती है। अच्छा, एक और चीज, नाग वायु जब प्रॉपर नहीं होती है, तो ये भी रटने जैसा ये चीज है इसमें कि हार्ट का उसको कंट्रोल करती है ये फंक्शन को। तो नागा वायु जब डिस्टर्ब होती है तो हार्ट का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, मतलब वो जो एरिथमिया पड़ा था ना, हार्ट बीट प्रॉपर नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है, वो हो जाता है। तो अभी इतना साइंटिफिकली ये सब चीजें प्रूवन नहीं है, तो कोई मानता नहीं है, और कोई इतना मतलब बहुत अच्छा जानकार होना चाहिए वायु के लिए, क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो सर समझने वाली बात होती है। तो ये हम मेरे को भी इतना थोड़ी ना नॉलेज है, तो इतना ही पढ़ा हुआ है जो है इसमें। तो यहाँ पे जो है उतना ही रटना ही पड़ेगा कि कार्डियक फंक्शन को वो करते कंट्रोल। तो नाग वायु को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने कौन से प्रैक्टिस दिए हुए? अब मैंने बोला ना कि सारा जो भी है, थ्रोट में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्पिंग, ब्लेंचिंग और हिकअप्स और वॉमिट, तो थ्रोट वाली प्रैक्टिसेस मेनली इसमें दिए हुए हैं, जिवाबंद, सिम मुद्रा, मेन वो नाग वायु को कंट्रोल करती हैं। तो ऐसे याद रख लो, नाग वायु सारे थ्रोट वाली प्रॉब्लम्स के लिए होती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए थ्रोट की ही ये मेन प्रैक्टिसेस हैं, जिवाबंद, सिम मुद्रा। देन आती है कूर्मा वायु। ठीक है, तो ये आईज की ब्लिंकिंग के लिए होती है। तो कूर्मा, आईज में काजल लगाते हैं, तो के फॉर काजल, के फॉर कूर्मा वायु, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ब्लिंकिंग, आईज की ब्लिंकिंग के लिए होती है ये, आईलिड्स के फंक्शन। आईज में सुरमा लगाते। हाँ, सुरमा और कुरमा ऐसे याद कर लो, क्योंकि आगे क्रिकाल भी आ रही है, मैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता था, क्रिकाल है कि कूर्मा है। अभी आपने अच्छा और अच्छा याद दिला दिया, अभी कूर्मा याद रहेगा। मूड मूड बड़े याद है किसी को? मूड बट से नूर अच्छा होता है। ऐसे पूछ रहे, याद है मूर मूर मठ से नूर अच्छा होता है, मूर से नूर आता है। हाँ सच में, वो भी भूल गई मैं तो। सबका यही याद है। तो ठीक है, तो कूर्मा वायु आइस के लिए है। तो कूर्मा वायु स्ट्रेंथन करने के लिए आइस की जो प्रैक्टिसेस है वही सब है। आइस की जो हम शुद्धि क्रिया करते हैं, त्राटक करते हैं, वो सब कूर्मा वायु के लिए। ठीक है, देन देवदत्त वायु। ठीक है, तो देवदत्त यॉनिंग के लिए। ठीक है, तो यॉनिंग से क्या होता है, सारी जो हमारी नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। तो देवदत्त वायु को कहते हैं ना कि यॉनिंग बहुत होता है कि यॉनिंग से हमारा जो नेगेटिव वो है वो निकलता है। तो देवदत्त वायु को स्ट्रेंथन करने के लिए सिंपल सात्विक भोजन खाना चाहिए। ऐसे भी कहते हैं ना कि यॉर्निंग तब आती है जब बहुत हैवी मील खाया हो, तो यॉर्निंग आती है। तो सिंपल खाना खाएंगे, नॉर्मल खाना, तो यॉर्निंग कम आएगी, नींद कम होगी। तो देवदत्त वायु। देन कृकाल, कृकाल वायु जो है वो स्नीजिंग और कफिंग के लिए, खांसी और छींक के लिए। ठीक है, तो खांसी और छींक कब आती है? जब भी प्राण का कुछ भी नहीं, बस इसमें स्नीजिंग और कफिंग याद रखें। देन धनंजय वायु जो है, अच्छा ये नागा वायु में भी हार्ट का फंक्शन था, हार्ट का बारे में था, पर वहां पे वो हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करती है नाग वायु। ठीक है, तो नाग वायु अगर इम्बैलेंस है तो हार्ट का बीटिंग प्रॉपर नहीं होगा। एक
और धनंजय वायु जो है वो भी हार्ट को कंट्रोल करती है, पर वो हार्ट की जो वॉल्स होती हैं, जो वॉल्स, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं, उसको कंट्रोल करती है। तो धनंजय वायु के डिस्टरबेंस से कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए कि कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए मेन अगर आएगा तो धनंजय वायु मेन है। वहां पे नागा वायु नहीं, धनंजय वायु इज मेन फॉर कार्डियक प्रॉब्लम। नागा वायु जस्ट हार्ट की बीट को कंट्रोल करती है, बट धनंजय वायु इज द मेन जो हार्ट की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि डेथ के कुछ टाइम बाद भी धनंजय वायु शरीर के अंदर रहती है। तो ये 5 प्राण और 10 वायु, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग लॉन्ग आंसर भी आ जाता है इनसे, और ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, इस सब में भी बहुत आते हैं। दश वायु क्या है? उपा प्राण है ना? दश वायु, हाँ, अच्छा ये पूरे को मिला के 10 बोल रहे हो आप? ओके ओके। पूरे को मिला के 10 हो गए, 5 वो 5 ये। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्राण इन एंशियंट स्ट्रक्चर्स, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें यही सब बताया हुआ है। इसमें ये सारे बहुत सारे श्लोक हैं, श्लोक का मतलब है। तो कुछ नहीं, कि प्राण से ही हमारी शक्ति, जीवन चल रहा है, तो प्राण को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और कह रहे हैं कि जब मोक्ष मिलता है तो कुछ भी इसमें याद करने पढ़ने जैसा नहीं है। एक इसमें एक चीज लिखी हुई है कि जब किसी को स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट होता है, तब तब उसे ब्रह्मनाद सुनाई देता है। तो ब्रह्मनाद पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो एक्चुअली कहीं और भी पढ़ेंगे हम ब्रह्मनाद के बारे में, आकाश तत्व में भी आएगा ब्रह्मनाद। तो ब्रह्मनाद क्या होता है कि एक साउंड, जो यूनिवर्स की साउंड है, इट इज कॉल्ड ब्रह्मनाद। तो वो साउंड ऑफ ओमकार। तो ये ब्रह्मनाद पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो यूनिवर्स में जो साउंड है वो ब्रह्मनाद है। उसी को आई थिंक अनाहत नाद, वो आकाश तत्व में अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे। यहाँ पे कुछ छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्राण एंशियंट स्क्रिप्चर्स वाला रेफरेंस। देन इम्पोर्टेंस ऑफ वायु तत्व इन योगिक थेरेपी। ठीक है। तो वायु तत्व को योग थेरेपी में, अभी तक हमने जो भी तत्व पढ़े उसमें हमने सिर्फ नेचुरोपैथी के एप्लीकेशंस पढ़े। यहाँ पे वायु तत्व को योग थेरेपी में भी एप्लीकेशन क्या है वो भी इसमें बताए हुए हैं। तो मेन वायु तत्व का योग थेरेपी में क्या एप्लीकेशन है, सबसे मेन क्या है? योग थेरेपी में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं वायु तत्व को? प्राणायाम। ये ना जो भी हवा से प्राणायाम। रिलेटेड है, तड़ागी मुद्रा, ब्रीदिंग हम्म। प्रैक्टिसेस, प्राणायाम। ब्रीदिंग। हाँ, तो जो भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम, जहाँ पे हम वायु को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें सारे प्राणायाम आ गए। ठीक है। अपनी श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति आ गई, अपना ये भी आ गया, अपना तड़ागी मुद्रा, अग्निसार, गज करनी क्रिया, ये सब इसमें आ गए। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वायु तत्व इन योग थेरेपी आएगा, तो ये सारी प्रैक्टिसेस हम लिख सकते हैं। अच्छा, कंफ्यूज नहीं करने का कि अभी हम आकाश तत्व में भी पढ़ेंगे योग थेरेपी, नेचुरोपैथी, एप्लीकेशन ऑफ आकाश तत्व, एप्लीकेशन ऑफ वायु तत्व इन योग थेरेपी, एप्लीकेशन ऑफ वायु तत्व इन नेचुरोपैथी। तो क्वेश्चंस को उल्टा सीधा मत कर देना। नेचुरोपैथी कहाँ है, वहां पे योग थेरेपी मत लिख देना। योग थेरेपी आए तो वहां पे नेचुरोपैथी के एप्लीकेशंस मत लिख देना। नेचुरोपैथी के एप्लीकेशंस में क्या आएगा, अभी स्टीम लेना, वो सब नेचुरोपैथी के एप्लीकेशंस है। प्राणायाम जो है वो योग थेरेपी के एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे जनरल बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम है, तो वो तो आई थिंक सभी लोग को आते ही है। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्राणायाम के बेनिफिट्स लिखिए। तो या इनफेक्ट अगर शॉर्ट नोट आ जाए, एप्लीकेशन ऑफ वायु तत्व इन योग थेरेपी, तो वहां पे वो सारी प्रैक्टिसेस के नाम लिख के प्राणायाम का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं। तो प्राणायाम के इंपॉर्टेंस एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सबको ही पता है कि मन को शांत करता है प्राणायाम, स्ट्रेस को रिलीव करता है। ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं। अगेन सेकंड पॉइंट में लिखा है मन को डिसिप्लिन करता है, तो अगेन शांत करता है तो डिसिप्लिन भी होता है। हमारी डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट यानी कि हमारी विवेक बुद्धि को स्ट्रेंथन करता है प्राणायाम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, वो तो करता ही है। ठीक है ना।
ब्रीदिंग प्रॉपर करता है तो हमारे लंग्स, हमारे डायफ्राम मसल्स, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स भी स्ट्रेंथन होती है। देन प्राणायाम रेगुलर करने से ब्रीदिंग रिदमिक होती है, ब्रीदिंग में रिदम आता है। अब इन्होंने लिखा है अगेन, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज। तो एक ही पॉइंट बार बार लिखा हुआ है। अगर ये 6 पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स बना सकते हैं कि प्राणायाम से मन शांत होता है, मन रेगुलेट होता है, डिसिप्लिन होता है, विवेक बुद्धि बढ़ती है। दूसरा, प्राणायाम जो है रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है। बस इतना ये 2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। देन अगेन 7th में लिखा है कि वो रहने दीजिए 7th पॉइंट, ठीक है, कि प्राणायाम से गैस एक्सचेंज अच्छा होता है। तो ठीक है, ऑब्वियसली पूरा रेस्पिरेशन स्ट्रेंथन हो गया, तो उसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के सब पॉइंट्स को हमें अलग अलग से नहीं बताना है कि लंग अच्छा होता है, डायग्राम अच्छा होता है, इंटरकोस्टल अच्छा होता है, ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा होता है, वो सब कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, सब उसमें आ गया। अभी प्राणायाम से नाड़ी क्लीन होती है, नाड़ियों का ब्लॉकेज भी रिमूव होता है। ठीक है, वो हमें पता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। देन अगेन फिर इसमें 9th पॉइंट आ गया, प्राणायाम से सिस्टमिक और पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो जो पॉइंट, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सब याद रखने की जरूरत नहीं, जो याद आ जाए वो आप लिख सकते हो। कुंभक लगाने से ब्रेथ रेट स्लो होता है। ऑब्वियसली जब हम कुंभक लगाते हैं तो 1 to 2 ब्रेथ पर मिनट ही रह जाता है ब्रेथ रेट, तो ब्रेथ रेट स्लो होता है तो मन भी शांत हो जाता है, हार्ट रेट भी स्लो होता है। देन प्राणायाम से पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होता है। तो जब हम कुंभक लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, तो उससे एब्डोमेन में प्रेशर क्रिएट होता है, तो एब्डोमेन ऑर्गन्स का हेल्थ भी इंप्रूव होता है। प्राणायाम से, ये भी हमने पढ़ा हुआ है प्राणायाम के एप्लीकेशंस में, कि ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कुंभक लगाते हैं ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो उससे जो ब्रेन के अनयूज्ड सेल्स हैं वो भी जाग जाते हैं। क्या होता है, वो तो सोए पड़े हैं, कि ये जो वाले एक्टिव सेल्स हैं वो काम करते रहते हैं। जब CO2 टेंशन बढ़ जाता है ब्रेन में, तो वो सेल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो थोड़े से डल ढीले पड़ जाते हैं। तो जो शांत पड़े हुए जो अनयूज्ड सेल्स हैं वो भी जाग जाते हैं कि काम तो करना है। तो प्राणायाम करने से ब्रेन जो है एक्टिव होता है। ब्रेन मसल्स, ब्रेन के जो सेल्स हैं जल्दी उनको क्षय नहीं होता है। देन कोई कोई प्राणायाम में हम साउंड निकालते हैं, तो जो साउंड की वाइब्रेशन से एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जो नाद होता है उससे, जो नाद वाले नाद से मन शांत होता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि नादानुसंधान प्राणायाम कौन से होते हैं, तो जिनमें साउंड आती है, तो अपने दो हैं, भ्रामरी और उच्चई। तो प्राणायाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ, इसका शायद बैटरी चला, प्राणायाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वायु तत्व इन योग थेरेपी। ठीक है, देन अगेन 82 83 पेज पे बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारा कुछ है। इसमें से कुछ भी नहीं याद करना है, बस इसमें यही बताया हुआ है जो मैंने अभी कुंभक वाला पॉइंट बताया, कि अब कुंभक तो हम यहाँ लगाते हैं, तो अब ब्लॉकेजेस कहाँ है। अब वैक्यूम पंप तो हमें पता है, वो जो सक्शन पंप है, कि यहाँ ब्लॉकेज है, हमने यहाँ पे सक्शन लगाया, अब ब्लॉकेज रिलीज हुआ। अब ब्लॉकेज पूरी बॉडी में कहीं भी है और हमने कुंभक तो लगाया यहाँ पे, तो एग्जैक्टली कहाँ का ब्लॉकेज ठीक होगा। तो कहते हैं कि जहां पे आपको लगे प्रॉब्लम है जिस एरिया में, तो कुंभक लगा के उस एरिया पे ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, तो अपने आप जो कुंभक का इफेक्ट है उस एरिया पे होगा, वहां का ब्लॉकेज वो निकलेगा। तो इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया हुआ है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है, फील हो रहा है वायु तत्व की इम्बैलेंस वहां पे है, वहां पे ब्लॉक, मतलब शरीर के जिस अंग में दुख रहा है, आपको जिस भी अंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुंभक लगा के उस एक अंग पे फोकस करो, उस बॉडी पार्ट पे, टू रिमूव द ब्लॉकेजेस। क्योंकि हमें तो कुछ दिख नहीं रही है, हमें नहीं पता कुंभक का असर कहाँ हो रहा है, तो उसको फोकस, अपने माइंड को वहां करना। दैट्स इट। देन प्रिकॉशंस फॉर सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ प्राणायाम इज थेरेपी। तो अगेन मतलब
प्रिकॉशंस तो हमें पता ही है कि जिसको पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या है, उसके हिसाब से उसको वो प्राणायाम करवाना चाहिए। और प्राणायाम के साथ साथ आहार विहार और विश्रांति, ये सब तो योग थेरेपी में रहेगा ही। अब इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग प्राणायाम स्पेशली बताए हुए हैं। तो ये भी अगेन बहुत नहीं याद रखेंगे, अपने खुद के जो एक्सपीरियंस हैं, जो हमने टीटीसी में सारे प्राणायाम के बेनिफिट्स पढ़े, उसके बेसिस पे ही याद रख सकते हैं। अब मेंटल टेंशन है, सबसे पहले मन में टेंशन है, तो कौन से प्राणायाम करेंगे? भ्रामरी और उज्जयी, जिनसे साउंड निकलती है, साउंड वाले जो प्राणायाम है वो सबसे ज्यादा टेंशन के लिए। तो भ्रामरी और उज्जयी, ठीक है। और अनुलोम विलोम तो हमेशा के लिए, वो तो मतलब क्या है ना, एवरग्रीन है, तो वो सब में आ जाएगा, ठीक है। तो भ्रामरी उज्जयी और अनुलोम विलोम, बाकी सब याद मत रखो, ठीक है। वो क्या बहुत सब कुछ इसमें दिखा हुआ है, समंत्रा का, सहज कुंभक, मूर्छा, केवला, वो सब रहने दो। मेंटल टेंशन के लिए भ्रामरी उज्जयी अनुलोम विलोम, मैंने भी ये तीन पे ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है। स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आ रही है, तो अगेन अनुलोम विलोम सदाबहार एवरग्रीन, वो तो रहेगा ही। देन उज्जयी ब्राह्मणी, उज्जयी और ब्राह्मणी, अगेन नींद नहीं आ रही है, वो भी कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन ही है ना, तो अगेन उज्जयी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी तो वैसे भी स्लीप के लिए बहुत अच्छा है। देन ये थोड़ा सा डिफरेंट आया, क्रोनिक फंक्शनल कोल्ड। अभी कोल्ड है, किसी को कोल्ड कफ है, तो उसकी बॉडी में ठंड है, ठीक है ना, मतलब कि ठंड ज्यादा है, तो उसको कौन से प्राणायाम करने करने होंगे? हीट जनरेटिंग प्राणायाम। तो इसमें याद कर लीजिए, सूर्य भेदन हीट जनरेटिंग है। देन भस्त्रिका, भस्त्रिका से भी हीट जनरेट होता है। तो यहाँ पे उज्जयी अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम तो सब में है, तो उज्जयी को रहने दो, भस्त्रिका और सूर्य भेदन याद रख लो, ठीक है। भस्त्रिका और सूर्य भेदन। देन फोबियाज, फोबियाज यानी कि डर लगता है, तो अगेन भ्रामरी उज्जयी, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाफ चढ़ती है, तो इसमें बस अनुलोम विलोम याद रख लीजिए कि हाफ चढ़ती है, अनुलोम विलोम विदाउट कुंभक। ऑलरेडी सांस नहीं आ रही है तो कुंभक कहाँ से लगाएंगे, है ना, तो विदाउट कुंभक। देन एस्थमा, एस्थमा अगेन हमारा कोल्ड रिलेटेड डिसीज होती है। जो भी एस्थमा के पेशेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज वाले पेशेंट्स होते हैं, उन सभी को सूर्य भेदन प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। तो एस्थमा में इन्होंने, लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी नहीं है इनफैक्ट सूर्य भेदन, तो सूर्य भेदन तो लिख लीजिए। अनुलोम विलोम हमेशा रहेगा। और अगेन जो भी हीट जनरेटिंग प्राणायाम है, भस्त्रिका भी हीट थोड़ा सा जनरेट। कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी, एक हाँ सवाल जी। है मेरा। जिनको अस्थमा भी है और उनको हाई बीपी भी है, उनको क्या हम्म। करना चाहिए? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों। अनुलोम विलोम बेस्ट, ओके, थैंक यू। दोनों को बैलेंस करेगा। ओके। देन सोर थ्रोट, सोर थ्रोट के लिए अगेन अनुलोम, कुछ नहीं याद है अनुलोम विलोम सब में लिख देना, है ना, सोर थ्रोट के लिए अनुलोम विलोम। देन डाइजेस्टिव ट्रबल्स, तो डाइजेस्टिव ट्रबल्स थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो अगर किसी का डाइजेशन पुअर है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, तो सूर्य भेदन प्राणायाम अच्छा होता है। देन अगर किसी का डाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, तो भस्त्रिका, भस्त्रिका प्राणायाम से क्या होता है कि पेट में मूवमेंट होता है ना, एपिगैस्ट्रिक रीजन का मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे उज्जयी वगैरह मत याद रखो। और सूर्य भेदन और भस्त्रिका को कोरिलेट करना आसान रहेगा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। कॉन्स्टिपेशन के लिए अगेन भस्त्रिका। और जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है, मूलबंद उसके लिए ऑप्शनल होता है, मूलबंद ज्यादा देर लगाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, ठीक है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन है, मूलबंद के बिना प्राणायाम लगाने को बोलते हैं उसको। देन बैड ऑर्डर्स इन माउथ, ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर मुंह से गंदी वो आती है, तो शीतली, शीतली और शीतकारी, जो मुंह से वाले प्राणायाम है जिनमें हम मुंह का प्रयोग करते हैं, माउथ का। देन बॉडी हीट, किसी को बहुत गर्मी है, तो शीतली शीतकारी, अगेन शीतली शीतकारी और चंद्राभ्यास, कूल करने का। परस्पिरेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ते हैं तो मतलब पसीना आता है तो ठंडे पड़ जाते हैं ना, हाथ और पैर गर्म नहीं होते हैं, तो सूर्य भेदन प्राणायाम। देन मेंटल स्टेबिलिटी, तो मेंटल टेंशन हो चाहे मेंटल इंस्टेबिलिटी हो, भ्रामरी और उज्जयी। तो दो दो याद कर लो, इसमें ऐसा नहीं आता है कि ये इसके लिए ऐसा है उसके लिए ऐसा आ सकता है। दो प्राणायाम लिखिए मेंटल स्टेबिलिटी के लिए,
दो वो लिखी उसके लिए, तो वो दो, एक दो याद रख। अनुलोम विलोम तो सबने चिपका। हाँ, चिपकाओ मत, ऐसे चिपकाने वाला वर्ड मत यूज करो। देन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो अगेन भ्रामरी, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, भ्रामरी, उच्चई, अनुलोम विलोम, ठीक है। बट जहाँ तक कि हमने पेपर्स देखा है तो वो 5 मार्क्स के ही आते हैं ना नोट्स, बाकी सब तो ट्रू और फॉल्स वैसा सब ही है ना। और सिर्फ 5 5 मार्क्स से 1 1 मार्क्स के लिए नहीं आता है ना, जैसा अभी आपने बोला ना कि ये करो, नहीं, वो इसमें नहीं से आता। क्वेश्चन प्राणायाम में से कैसे आते हैं वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट ऐसा आता है कि कौन सा प्राणायाम किस डिसीज के लिए है, एक आध क्वेश्चन आता है इसमें से। अच्छा, हाँ वो लास्ट पेपर में आ सकता है, 5th पेपर पे, है ना, क्या अच्छा, हाँ। पता। इंटीग्रेटेड थेरेपी, वो आप लोग को हाँ, नहीं था है ना। हाँ, हमारा उसका वाइवा होता था, आपका हम्म, पेपर है। अच्छा है हमारा पेपर। अभी ग्रॉस फॉर्म ऑफ वायु तत्व, ठीक है। तो अब इन्होंने वायु तत्व की थोड़ी थोड़ी और बताया हुआ है बाद में, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा नहीं था इसमें नेचुरोपैथी का, एप्लीकेशन वाले पॉइंट ज्यादा नहीं है। तो अब यहाँ पे खाली एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे वायु तत्व पूरा नहीं, जस्ट अभी वायु तत्व, एयर भी वायु तत्व का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी वो एयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो एयर क्या है, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, तो सबको पता है, इसमें कुछ खास। अच्छा, एक चीज, कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हवा में ऑक्सीजन 21% ही रहती है। जैसे किसी किसी को लगता है कि ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था, ऑक्सीजन कम नहीं होती, हवा का दबाव कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से सांस हम ले नहीं पाते हैं। ऑक्सीजन हर जगह 21% ही है। तो अभी सावन सर बताएंगे कि अभी अपने लेक्चर में बताते हैं कि अभी ऑक्सीजन जो है 21 से कम हो गई है थोड़ी। तो एयर में बस इतना ही पढ़ना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो ये बहुत याद रखने जैसी हैं, और इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो एयर की इन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। एक है योग वायु, ठीक है। योग वायु यानी कि एसिमिलेटिव। एसिमिलेटिव मतलब, हाँ, कि एयर अपने अंदर सबको समा लेती है, उसको बोलते हैं एसिमिलेटिव, ठीक है। सब सब सारी चीज एयर में मिक्स हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एयर की एसिमिलेटिव प्रॉपर्टी किस थेरेपी में यूज होती है, एयर की संचालक प्रॉपर्टी किस थेरेपी में यूज होती है। तो यहाँ पे दिए हुए भी हैं कि जैसे एरोमा थेरेपी जब हम करते हैं, जब हम एरोमा थेरेपी होती है, तो वहां पे एयर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, कि एयर जो है, एयर की खुद की तो कोई वो नहीं होती खुशबू, ठीक है। एयर में हम कुछ खुशबू जो है सारी मिक्स करके वो, सारी खुशबू मिक्स होके ही हमारे, जैसे किसी, ऐसे समझ लो जैसे कि खाना बन रहा है पड़ोस वाले घर में, हमारे थ्रू उसकी खुशबू कैसे आती है, हवा के लिए। हवा एयर के के द्वारा। थ्रू। तो एयर में उसकी खुशबू मिल गई, तो एयर क्या है, योग वायु है। अभी एयर की दूसरी प्रॉपर्टी भी उसमें यूज होती है, संचालक। एयर मतलब डायरेक्शनल है, एयर मूवमेंट करती है, एयर में खुशबू मिक्स तो हो गई पर हमारे तक आएगी कैसे, क्योंकि एयर मूव करके आ रही है। तो एरोमा थेरेपी में एयर की योगवाही प्रॉपर्टी और एयर की संचालक प्रॉपर्टी दोनों यूज हो रही, कि एयर ने अपने अंदर वो एरोमा ले ली और एयर वो एरोमा को चला के हमारे तक लाई। अच्छा, अच्छा, तो खाने की खुशबू से हमारा जो है लार टपकने लगते हैं, ऐसा होता है ना। तो अगेन वो एयर के अंदर एरोमा मिक्स हो जाता है खाने का। अच्छा, एसिमिलेटिव प्रॉपर्टी की वजह से एयर की जो भी सारे क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, बारिश होती है, वो सब क्या होता है, कि समुद्र से हवा आ रही है, यहाँ की हवा जा रही है, एक ठंडी और गर्म हवा, कहीं से ठंडी हवा आ रही है, कहीं से गर्म हवा आ रही है, वो दोनों हवा मिक्स होती हैं, आपस में टकराती हैं, तो दोनों हवा ठंडी गर्म मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से सारे क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं।
तो वो दोनों मिक्स होती है, ठंडी हवा और गर्म हवा। वो भी इसलिए क्योंकि हवा जो है एसिमिलेटिव होती है। इतना ही पढ़ना है इसमें। अच्छा, हवा की जो एसिमिलेटिव प्रॉपर्टी है वो हार्मफुल भी है, क्योंकि हवा अच्छी चीजें तो एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। अभी हमारे बाजू से कोई सिगरेट फूकता हुआ जा रहा होगा, तो वो भी एयर की वजह से हमारे पास आएगी। तो एसिमिलेटिव प्रॉपर्टी एयर की अच्छी भी है, पर नुकसानदेह भी है। जो भी एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें तकलीफ होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एसिमिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। तो वो जो कहते हैं भोपाल जो गैस स्ट्रेटेजी हुई, वो एयर की एसिमुलेटिव प्रॉपर्टी और संचालक प्रॉपर्टी दोनों की वजह से हुई। देन सूक्ष्म एयर जो है सूक्ष्म है, एयर दिखती थोड़ी ना है कहीं पे भी, ठीक है। तो इतनी सूक्ष्म है एयर कि हम कहते हैं कि कहीं पे स्पेस है, बट कहीं पे स्पेस है क्या? खाली तो कुछ भी नहीं है। जहां पे भी खाली है वहां पे एयर भरी हुई है, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ खालीपन होता है, तुरंत से वहां पे एयर जाके भर जाती है। तो एयर की यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कपालभाति क्रिया में। उसी से हम अपने साइनसेस को क्लीन करते हैं। कि एयर जैसे हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं या क्या करते हैं कि एयर जाके भर जाती है, तो एयर भरती है साइनसेस में, और साइनस में जो डस्ट है उसको क्लीन कर देती है। तो जहां पे भी हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिन भी प्रैक्टिसेस में, जैसे तड़ागी मुद्रा वगैरह है, वहां पे एयर की हम यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सूक्ष्म, कि एयर सूक्ष्म है। देन संचालक एयर में, अभी वो तो हमने पूरे वायु तत्व में पढ़ा था कि पूरा वायु तत्व का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चलत्व, मोबिलिटी। तो एयर में भी मोबिलिटी है। तो एयर एक चीज को दूसरी चीज मतलब उठा के दूसरी तरफ ले जा सकती है। तो जब हम स्टीम लेते हैं, ठीक है, तो स्टीम एक्चुअली बनती जल की है। पर स्टीम में मेन तत्व क्या काम कर रहा है? हमारी बॉडी को हम्म, जैसे कि हमारा हीलिंग किस चीज से हो रही है स्टीम में एक्चुअली, जब हम स्टीम लेते हैं? वायु से नहीं, गर्म हो रहा है ना वो। हाँ। उसकी गर्माहट से। तो जब हम स्टीम लेते हैं, तो एक्चुअली जो उसका हीलिंग प्रॉपर्टी है वो है अग्नि तत्व उसका, ठीक है। तो स्टीम बनी जल की है, उसका हीलिंग जो है वो अग्नि तत्व है, वो गर्माहट है उसमें। पर वो गर्माहट हम तक आ कैसे रही है? क्योंकि एयर वो भाप बन के उड़ रही है। उसका संचालक, एयर में संचालक प्रॉपर्टी है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम जो स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, तो उसका फायदा एयर की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है? एयर की संचालक प्रॉपर्टी की वजह से। अब हम कोई कोई स्टीम में कुछ कुछ मिक्स कर देते हैं, कुछ कुछ नेजल ड्रॉप्स में कुछ होते हैं ना कि कुछ केमिकल्स मिक्स करते हैं, तो वो क्या होता है? एयर की एसिमुलेटिव प्रॉपर्टी। तब वो एयर की एसिमुलेटिव प्रॉपर्टी भी यूज हो रही होती है, क्योंकि एयर अपने अंदर सारी, एरोमा थेरेपी में भी एयर में हम कुछ स्टीम में कुछ वो डालते हैं ना, एरोमा थेरेपी लेते हैं तो कुछ परफ्यूम डाल दिया हमने, कुछ अच्छे मतलब ऑयल्स डाल दिए फ्रेग्रेंस वाले, तो वहां पे एसिमुलेशन। तो एयर की संचालक प्रॉपर्टी की वजह से ही विंड मिल घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। और कुछ हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हैं ना, तो जैसे बांसुरी बजाते हैं, तो वो भी एयर की एसिमुलेटिव प्रॉपर्टी की वजह से, वो सॉरी संचालक प्रॉपर्टी की वजह से। तो मेन तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर आ जाती हैं, उसमें तीन ये प्रॉपर्टीज लिखनी है, योगवाही, सूक्ष्म और संचालक। तो उसमें आ जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से एयर की यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो वहां पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, यहाँ पे वही एग्जाम्पल्स आपको लिखते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ एयर इन नेचुरोपैथी। तो हमारे लिए वायु तत्व क्या है? इजिली अवेलेबल वायु तत्व का एयर, ठीक है। तो इसके अलावा भी वायु तत्व में बहुत कुछ आता है, बट हमारे लिए एयर इज इजिली अवेलेबल। तो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ वायु तत्व इन नेचुरोपैथी आ जाए, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एयर वाला ही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें? फर्मेंटेशन विद हॉट एयर और स्टीम। तो हमने हॉट एयर या फिर स्टीम से वो लेना, स्टीम लेना। तो फर्मेंटेशन मतलब कि एक तरीके से स्टीम बाथ, ठीक है। तो
क्या होता है कि जब हम स्टीम लेते हैं तो एयर की वजह से वो हमारे तक आती है, और गर्माहट की वजह से, जो स्टीम में जो गर्मी होती है उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो, और एक तो ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट होती हैं, थोड़ी सी ओपन अप हो जाती हैं, ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। तो वहां पे अगर कहीं पे स्टिफनेस है, कहीं पे मसल पेन हो गया है, तो वहां पे हमें रिलीफ मिलता है। तो स्टीम इनहेलेशन, देखो स्टीम फोमेंटेशन और स्टीम इनहेलेशन में क्या अंतर है? इनहेलेशन में हम बस नाक के थ्रू स्टीम ले रहे हैं, फोमेंटेशन में हम स्टीम नाक के थ्रू इनहेल नहीं कर रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे हाथ में कहीं पे टाइटनेस है, तो वह मैं वहां पे स्टीम डालूंगी, ठीक है, स्टीम से वो हाथ में कहीं पे भी जो टाइटनेस है वो रिलीव होगी। तो फोमेंटेशन में हम वहां पे जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहां पे स्टीम दे रहे हैं, और इनहेलेशन में हम नाक के थ्रू स्टीम ले रहे हैं। तो कोई भी हम कोल्ड कफ होता है तो स्टीम इनहेलेशन इज अ वेरी नॉर्मल, मतलब कॉमनली यूज करते हैं। कुछ भी नेसल कंजेशन होता है, कोविड में बहुत यूज किया गया। तो ब्यूटी उस ट्रीटमेंट्स में भी यूज करते हैं कि स्किन के पोर्स को खोलता है स्टीम इनहेलेशन जब करते हैं, और सारे टॉक्सिन्स फेस के निकल जाते हैं। एस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा है स्टीम इनहेलेशन। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा है कि कोई भी जिसे रेगुलर कोल्ड कफ होता है तो वो स्टीम में कैबेज की लीव्स डाल दें। तो कैबेज की लीव्स से जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो स्टीम के थ्रू नाक में आएंगे, तो बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है कैबेज लीव्स का स्टीम लेने से। कैबेज लीव्स मतलब कैबेज ही ना, हाँ, कैबेज है के ना? मतलब पत्ते डालते उसका हैं वो उसमें। जब छिलका निकलता है। अच्छा, जो भी स्टीम वाली चीजें हैं, किसी को बीपी का, हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट का कुछ इशू है, तो उन लोगों को कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है या फिर ध्यान से करनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे यही बताया हुआ है कि इन बोथ द above therapies it is the अग्नि तत्व that is providing रिलीफ हमें किसकी वजह से मिल रहा है? अग्नि तत्व की वजह से। बट वायु तत्व में हमने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पे दोनों वायु तत्व की एसिमिलेटिव और डायरेक्टोरियल, यानी कि योगवाही और संचालक, दोनों करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे यूज हो रही हैं। योगवाही क्यों? क्योंकि वो हीट को अपने अंदर समा रहा है। दूसरी डायरेक्टोरियल, उसी की वजह से वो उड़ के हमारे तक आ रही है। और स्टीम है तो जल तत्व भी यूज हो रहा है ना। देन एप्लीकेशन ऑफ एयर इन नेचुरल लिविंग। तो अभी तक हम एप्लीकेशन ऑफ एयर इन योग थेरेपी पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ एयर इन नेचुरोपैथी पढ़ा, अब एप्लीकेशन ऑफ एयर इन नेचुरल लिविंग। तो ये तीनों में से कंफ्यूज मत होना जब एग्जाम में क्वेश्चन आए। नेचुरल लिविंग आए तो नेचुरल लिविंग लिखना है, योग थेरेपी आए तो योग थेरेपी लिखना है, और नेचुरोपैथी आए तो नेचुरोपैथी के लिखने हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो हम हर एक तत्व में नेचुरल लिविंग पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल लिविंग यानी कि खुली हवा में, कहते हैं ना कि खुली हवा में जाओ, घर में क्यों बैठे हो, खुली हवा में जाके सांस लो। घर में घर ऐसे होने चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए आसपास कि आपको, जिससे कि अच्छी फ्रेश एयर मिले। खिड़कियां खोल के रखनी चाहिए। कभी कभी ओपन स्काई में, आसमान के नीचे भी सोना चाहिए। ऐसी जगह वैकेशंस प्लान करो जहाँ पे फ्रेश एयर मिले। आप सिटीज में रहते हो, फ्रेश एयर नहीं मिलती, तो होता भी है ना, कोई कोई लोग बीमार होते तो कहते हैं इनको थोड़ा हवा पानी चेंज करो। और अ, हमेशा नाक से ब्रीदिंग करो, मुंह से सांस लेने की आदत गलत है। देन सोते समय चादर ऊपर तक ढक के मत सो, नाक खुली रहनी चाहिए। देन लूज क्लोथ वेयर करो, जिससे कि कहते हैं ना कि अरे इतने टाइट क्लोथ करो, टाइट क्लोथ पहनते कुछ लोग कि हवा भी नहीं आप पास होती, तो ऐसे ढीले ढाले एयरी क्लोथ्स पहनने चाहिए। डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए, ब्रीदिंग रेट अच्छा होना चाहिए। तो ये सब क्या, नेचुरल लिविंग। तो डीप ब्रीदिंग और ब्रीदिंग रेट अच्छा हो, ये उसमें भी आएगा, योग थेरेपी में भी। बट ये ऐसे कोई थेरेपी कराएगा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर नेचुरल, हमारी जो नेचुरल लिविंग है उसका पार्ट होना चाहिए ये। अच्छा, शंख, जो हम पहले जमाने में पूजा करके शंख नाद करते थे, वो कितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस थी, हम आजकल उसे नहीं करते हैं कि शंखनाद से हमारा ब्रीदिंग इंप्रूव होता है। तो यही सब नेचुरल लिविंग में ये एप्लीकेशंस हैं। देन
अगेन हमने वाटर पॉल्यूशन से बचने के तरीके बताए, लैंड पॉल्यूशन वो तो अभी अपने छोटे छोटे बच्चों के भी क्लास में आता है। तो एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए क्या है, वही लिखा हुआ है कि स्मोकिंग डिस्करेज होनी चाहिए, एयर कंडीशनर का यूज कम होना चाहिए, इंडस्ट्रीज जहाँ से स्मोक निकलता है वो थोड़े शहरी रिहायशी इलाकों में नहीं होनी चाहिए, वो इंडस्ट्रीज थोड़ा सा दूर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, तो ये वायु तत्व के सारे हमारे, मतलब वायु तत्व को हम कैसे बचा के रखें एयर को। तो ये वायु तत्व हो गया, कुछ डिस्कस वसुधा कर। जी, एक ये आपने तीन बोला ना, तो जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ एयर इन नेचुरोपैथी, एप्लीकेशन ऑफ एयर इन नेचुरल लिविंग, और तीसरा क्या है? योग थेरेपी। वो है। हाँ, तो योग थेरेपी में आ गए प्राणायाम, श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति, तड़ागी मुद्रा, अग्निसार, वो सब एप्लीकेशन ऑफ वायु तत्व in योग थेरेपी हो गए, मतलब योगिक प्रैक्टिसेस। मीन्स ये वाला हो गया ना, पेज नंबर 84। हाँ, पेज नंबर 84। और प्राणायाम यूजफुल इन सर्टेन एलिमेंट्स, है ना? उसके पहले पेज नंबर 80 पे भी था ना, इम्पोर्टेंस ऑफ वायु तत्व इन योग थेरेपी। 84 में ओनली प्राणायाम बताया हुआ है, बट इम्पोर्टेंस ऑफ योग, वायु तत्व इन योग थेरेपी। ओके ओके। तो उसमें हाँ, सारी जो भी हमारी योगिक प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे वायु तत्व का यूज हो रहा है, तो वो सब उसमें आ जाएंगे। ये थोड़ा सी है इसमें, है ना? हम्म। पेज नंबर 80 और 81 में थोड़ा थोड़ा सी है। 6-7 लाइन है, उसमें 4 लाइन। ठीक। थैंक यू सो मच, अच्छे से समझ में आया बहुत। वेलकम। थैंक यू। चलिए, अगला बाय। क्लास अब करेंगे तो मंडे। मंडे को करेंगे, तो मोस्टली फिर मंडे को आकाश तत्व और आत्मा तत्व एक ही दिन में हो जाएगा, वो कर लेंगे तो फिर ये वाला बुक कंप्लीट हो जाएगा। हैप्पी दिवाली। हाँ, सेम टू यू। थैंक यू, हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली। हैप्पी थैंक यू दिवाली। वसुधा। बाय हैप्पी बाय। दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू वसुधा। वेलकम।